गुड इवनिंग। एक इम्पोर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए, मेरे वीडियोज़ के रिलेटेड। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत दिनों से अपने चैनल पे नई वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ। मेरे लाइफ़ में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे और साथ ही में यूट्यूब ने एक नया सिर दर्द दे दिया मेरे सिर पे। यूट्यूब एक नया रूल निकाला है कि आप अगर एआई वीडियो बनाते हैं, एआई वॉइस के साथ या उसमें जिस टाइप का एक फ्रेम लगा के, एक पिक्चर लगा के वीडियो बनाते हैं, तो वो वीडियो आपका डिलीट हो जाएगा, चैनल भी डिलीट हो सकता है। बहुत सारे नए-नए फीचर्स थे। इस वजह से बहुत सारे यूट्यूबर्स के चैनल भी डिलीट हो चुके हैं, इसीलिए मैं थोड़ा अपलोड करने में डर रही थी और मैंने सोचा कि अब खुद के वॉइस लगाकर वीडियो अपलोड करूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त लोग हैं जो इसी टाइप के वीडियोज़ बना के यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। उन्होंने कहा कि खुद की वॉइस यूज़ करो, क्योंकि उनके भी 2-4 यूट्यूब चैनल जो थे वो डिलीट हो चुके हैं। मेरे दोस्त लोगों ने सजेस्ट किया था कि मैं वीडियो बना के यूट्यूब पे डालूँ, इसी वजह से मैं डालती थी। अब यूट्यूब ने इस तरीके का जो फेस फीचर लाया है, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। मैं जानती हूँ कि मेरी वॉइस अच्छी नहीं है और मैं थोड़ा बोलने में लड़खड़ा रही हूँ। प्लीज़ थोड़ा बहुत सपोर्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने वॉइस आर्टिस्ट को भी कहा था कि मेरी वीडियो अपलोड रिकॉर्ड करके मुझे दे दे, बट वो बहुत ज़्यादा पेमेंट ले रही हैं, 3000 टू 4000, जो मैं अभी दे नहीं सकती हूँ। जिस वजह से आपको ये कहानी मेरी ही वॉइस में सुननी पड़ेगी। इसीलिए प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मैं आप लोगों से तहे दिल से चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। थोड़ी-सी इनकन्वीनिएंट को झेल लीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये वॉइस आपको अच्छी नहीं लगेगी, पर मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर ये क्या ही कहूँ। प्लीज़ सपोर्ट मी। और अब मैं आगे की कहानी पढ़ रही हूँ। आपको ये कहानी मेरी ही वॉइस में मिलेगी, इसीलिए आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। इस कहानी द माफिया साइलेंट ऑब्सेशन के सभी पात्रों के नाम, स्थान और घटना पूरी तरीके से काल्पनिक है। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, स्थान या घटना से इसका सामान्यता मात्र एक संयोग है। एनके कौसर ऑडियो स्टोरी की विषय वस्तु का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, धर्म, जाति, समाज, संस्था या राजनीतिक दल की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। एनके कौसर ऑडियो स्टोरी इस विषय वस्तु की पुष्टि या समर्थन नहीं करता और ना ही किसी जिम्मेदारी लेता है। इस कहानी से जुड़े दर्शक का कोई भी निर्णय या कृत्य उनकी अपनी विवेक और स्वतंत्र इच्छा के अधीन है। इस कहानी में व्यक्ति की किसी भी दृष्टिकोण, सुझाव, विचार या कथन से होने वाली किसी भी अवमानना या मानसिक घात के लिए एनके कौसर ऑडियो स्टोरी किसी भी प्रकार से जवाबदेह या जिम्मेदार नहीं है। एपिसोड 12 माफिया साइलेंट ऑब्सेशन। रिकैप। कहानी शुरू होती है मीना बाजार की तंग गलियों से, जहां तारा अपनी फूटी किस्मत पर रो रही थी। तभी वहां समीर की एंट्री होती है, जो किसी मसीहा की तरह नहीं बल्कि एक भूखे भेड़िए की तरह आता है। वह तारा को डरा धमकार कार में बिठाता है और उसे रणवीर के पास ले जाने के बहाने जंगल के रास्ते पर ले जाता है। रास्ते में समीर की नीयत डोल जाती है और वह तारा के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। तारा हिम्मत दिखाकर उसे धक्का देती है और अपनी जान बचाकर घने अंधेरे जंगल की ओर भाग निकलती है। दूसरी तरफ रुद्र सिंह शेखावत गुस्से में पागल होकर शिवगढ़ हाईवे पर अपनी कार दौड़ा रहा है। उसकी होने वाली दुल्हन अनुष्का रायचंद शादी छोड़कर भाग चुकी है। रुद्र के लिए ये सिर्फ शादी नहीं बल्कि उसके आत्मसम्मान की बात है। तभी जंगल के बीच उसे एक चमकीला मरून दुपट्टा मिलता है। वह उस निशान का पीछा करते हुए जंगल में दाखिल होता है। घने जंगल में भागती हुई तारा सीधे रुद्र के सीने से जा टकराती है। रुद्र उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है। पीछे से समीर पहुंचता है, लेकिन रुद्र की बंदूक और उसके खौफनाक डाक और आग के आगे समीर की एक नहीं चलती और वह दुम दबाकर भाग निकलता है। रुद्र को तारा की हालत देखकर सब समझ आ जाता है। तभी रुद्र को खबर मिलती है कि अनुष्का देश छोड़कर भाग चुकी है। खानदान की इज्जत बचाने के लिए रुद्र एक खतरनाक फैसला लेता है। वह तारा के सामने एक डील रखता है, सिर्फ दुनिया की नज़रों के लिए मेरी पत्नी बनो, बदले में मैं तुम्हें इस नर्क से आज़ादी और सुरक्षा दूंगा। मजबूर तारा इस कांच के रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। रुद्र तारा का कायाकल्प करवाता है और उसे भारी घूंघट में ब्लू मून होटल ले आता है। मंडप में मंत्र पढ़े जाते हैं, फेरे होते हैं और रुद्र तारा की मांग में सिंदूर भर देता है। लेकिन रुद्र के दोस्त सिद्धार्थ, जय और वीर भांप जाते हैं कि घूंघट के पीछे अनुष्का नहीं कोई और है। मेहंदी के रंग से लेकर दुल्हन की लंबाई तक सब कुछ शक पैदा कर रहा था। तारा शेखावत मैंशन की बहू बनकर कदम रखती है। गृह प्रवेश के वक्त वह लड़खड़ाती है तो रुद्र उसे फिर थाम लेता है। लेकिन जैसे ही दोनों सुहागरात के लिए कमरे में पहुंचते हैं, रुद्र तारा का घूंघट हटवाता है और उसका दिल तोड़ देता है। वह साफ कह देता है, ये रिश्ता सिर्फ आज रात तक है। जैसे ही अनुष्का मिलेगी तुम आज़ाद हो जाओगी। तारा को लगता है कि उसे एक बार फिर धोखा मिला है। क्लाइमैक्स। बाहर सिद्धार्थ और जोया ने कमला माँ को अपने शक के बारे में बता दिया था। सबको यकीन हो चला है कि घूंघट के पीछे कोई राज है। अब पूरी फैमिली कमरे की ओर बढ़ रही है, मुंह दिखाए की रस्म के लिए। वन अब आगे। घूंघट की ओट में टूटता सपना और जलता बदन। मेंशन का गलियारा, गुस्से की गूंज।
सिद्धार्थ और जोया कमरे से निकलकर नीचे सीढ़ियों की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी उनके कानों में एक जोरदार आवाज़ टकराई। ठान्या। रुद्र ने अपने कमरे का दरवाज़ा इतनी शिद्दत और गुस्से से बंद किया था कि उसकी धमक पूरे कॉरिडोर में महसूस की गई। नीचे उतरते हुए सिद्धार्थ के कदम ठिठक गए। उसने जोया की तरफ देखा, उसकी आंखों में शक और गहरा गया था। सिद्धार्थ धीमी आवाज़ में, सुना तुमने? ये गुस्सा अनुष्का के लिए नहीं है जोया, यह उस सच को छिपाने की छटपटाहट है जो भाई हमसे छिपा रहे हैं। कमरे के अंदर खामोश चीखें। दरवाजे की उस भयानक आवाज़ से तारा के अंदर तक रूह कांप उठी। वह दरवाजे की तरफ पीट किए पत्थर की मूरत बनी खड़ी थी। उसने थरथराते हाथों से अपना घूंघट पकड़ रखा था, उसका पूरा चेहरा इस घूंघट से ढका हुआ था। इस वक्त तारा की हालत किसी मुरझाए हुए फूल जैसी थी। सुबह से भूखी प्यासी, समीर की वो दरिंदगी, जंगल की वो भागदौड़ और फिर इस अजनबी शादी का बोझ, इन सब ने उसके शरीर की हिम्मत तोड़ दी थी। तारा का बदन बुखार से आग की भट्टी की तरह तप रहा था। उसे चक्कर आ रहे थे, पर उसका दिल शरीर के दर्द से ज्यादा बुरी तरह टूट चुका था। रुद्र के उन शब्दों ने उसे अंदर तक छलनी कर दिया था। तुम सिर्फ आज रात के लिए मेरी बीवी हो। तारा ने कभी प्यार नहीं मांगा था, उसे तो बस एक पहचान चाहिए थी। वह खुश थी कि भले ही यह रिश्ता झूठा हो, पर उसे एक माँ मिलेगी, एक परिवार मिलेगा। उसने सोचा था कि वह इस घर के कोने में चुपचाप पड़ी रहेगी, पर उसे एक नाम तो मिलेगा। पर रुद्र ने उसे पल भर में बता दिया कि वह उसके लिए सिर्फ एक रिप्लेसमेंट ब्रैड है। उसके पिता ने उसे हमेशा एक बोझ समझा और आज उसका पति उसे एक कॉन्ट्रैक्ट समझ रहा था। रुद्र जैसे ही दरवाजा तेजी से बंद करता है, रुद्र तेजी से तारा की तरफ बढ़ा। कमरे की मध्यम रोशनी में उसका चेहरा किसी जख्मी शेर जैसा लग रहा था। उसे इस बात का अंदाजा हो चुका था कि उसके दोस्तों ने कुछ न कुछ गड़बड़ पकड़ ली है, और यह बात उसे और भी हिंसक बना रही थी। रुद्र तारा के कान के पास अपनी बर्फीली आवाज में, माँ हमें नीचे बुला रही हैं। मुंह दिखाई की रस्म के लिए याद रखना, नीचे अपना मुंह मत खोलना। तुम्हारी एक गलती और तुम वापस उसी नर्क में होगी जहां से मैं तुम्हें लाया हूं। समझी? तारा कुछ बोल न सकी, बस उसके घूंघट के अंदर से एक सिसकी निकली। रुद्र ने झटके से तारा की कलाई पकड़ी। उसका गुस्सा इतना सातवें आसमान पर था कि उसे एहसास तक नहीं हुआ कि जिस कलाई को उसने पकड़ा है वह बुखार से तप रही है। उसे तारा की तकलीफ नहीं, सिर्फ अपना सीक्रेट बचाने की फिक्र थी। हॉल की ओर रुद्र उसे लगभग घसीटते हुए कमरे से बाहर ले आया। तारा के भारी लहंगे के कदम लड़खड़ा रहे थे। उसे धुंधला दिखाई दे रहा था, सिर चकरा रहा था, पर रुद्र की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसे खींचती हुई ले जा रही थी। पूरा शेखावत परिवार नीचे हॉल में जमा था। रोशनी तेज थी और सबकी नज़रें सीढ़ियों पर टिकी थीं। कमला माँ के चेहरे पर ममता थी, पर आंखों में सिद्धार्थ द्वारा बोया गया शक का बीज भी था कि उनका बेटा किसी मासूम लड़की की जिंदगी ना बर्बाद कर दे। जैसे ही रुद्र और तारा सीढ़ियां उतरने लगे, हॉल में सन्नाटा छा गया। तारा को महसूस हो रहा था जैसे वह आग के दरिया में चल रही है। उसके पैर कांप रहे थे और हर कदम के साथ उसकी चेतना, कॉन्शियसनेस उसका साथ छोड़ रही थी। फिर भी वह खुद को संभाले हुए रुद्रा के साथ चल रही थी। रुद्र ने उसे ले जाकर सोफे पर बिठाया। कमला माँ आगे बढ़ी और एक चांदी की थाल लेकर उनके पास आईं। कमला माँ रुद्र की आंखों में देखते हुए, रुद्र बहुत रस्में निभा ली रिवाजों के नाम पर, अब अपनी माँ को अपनी बहू का चेहरा देखने दे। आखिर मुझे भी तो पता चले कि मेरी पसंद और तेरी किस्मत कितनी मेल खाती है। जोया और सिद्धार्थ एक कोने में खड़े होकर रुद्र के चेहरे के हाव भाव पढ़ रहे थे। तारा की सांसें तेज चल रही थीं। उसे लग रहा था कि वह अभी इसी वक्त फर्श पर गिर जाएगी। क्या होगा जब कमला माँ घूंघट उठाएंगी? क्या तारा का गिरता हुआ स्वास्थ्य इस राज को और गहरा कर देगा या सबके सामने सच ला देगा? 1 शेखावत मैंशन का हॉल, एक जानलेवा सन्नाटा। हॉल की भव्यता आज बोझिल लग रही थी। कमला माँ की आवाज़ में एक अजीब सी जिद थी, रुद्र अब देरी मत कर, अपनी दुल्हन का चेहरा दिखा। रुद्र, जो भावनाओं को लोहे के संदूक में बंद रखने का माहिर था, उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। वह एक डेडली काम और र के साथ आगे बढ़ा। उसके चेहरे की सख्ती देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उसके दिमाग में क्या तूफान चल रहा है। दूसरी तरफ सोफे पर बैठी तारा की हालत बदतर होती जा रही थी। घूंघट के अंदर का अंधेरा उसे निगल रहा था। बुखार की तपिश इतनी ज्यादा थी कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसका गोरा चेहरा बुखार से आग की तरह लाल हो चुका था और सांसें ऐसी चल रही थी जैसे कोई दौड़कर आया हो। रुद्र तारा के बिल्कुल करीब जाकर खड़ा हो गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और तारा के दुपट्टे के किनारे को अपनी उंगलियों में भींचा। एक पल के लिए उसने अपनी आंखें बंद की, शायद खुद को उस धमाके के लिए तैयार करने के लिए जो अब होने वाला था। सरर, रुद्र ने एक झटके में घूंघट हटा दिया। तारा ने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थीं। जैसे ही ठंडी हवा उसके तपते चेहरे से टकराई, वह और भी सिहर गई। हॉल में मौजूद हर शख्स की सांसें जैसे अटक गईं। सबके होश उड़ गए। कमला माँ के हाथ से आरती की थाली छूटते छूटते बची। यह
ये कौन है? यह अनुष्का नहीं है। उनके मुंह से बस इतना ही निकला। लेकिन सबसे बड़ा झटका रुद्र के दोस्तों सिद्धार्थ, जय और वीर को लगा। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वे तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनके दिमाग में यादों की रील दौड़ गई। ये तो वही लड़की थी जिसे कुछ महीनों पहले रुद्र ने अपनी मेंशन से बाहर निकाला था। सिद्धार्थ मन ही मन तारा, ये यहाँ कैसे? और अनुष्का की जगह दुल्हन बनकर। पर रुद्रा को तो ये लड़की पसंद नहीं थी, फिर इससे शादी कैसे कर ली? और यह अनुष्का के जगह क्या कर रही है? पूरे हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस था। जोया कमला माँ और उमा माँ के तरह हैरान थी क्योंकि उसे तारा के बारे में कुछ पता नहीं था। सबकी नज़रों में सिर्फ एक ही सवाल था, हु इज़ दिस गर्ल? ये लड़की कौन है? तारा ने बहुत हिम्मत जुटाकर अपनी भारी पलकें धीरे से खोलीं। सामने इतने सारे लोगों की हैरान और नाराजगी भरी नज़रों को देखकर उसका दिल टूटने लगा क्योंकि वह किसी को धोखा नहीं देना चाहती थी। उसे चक्कर आने लगे। उसे लगा जैसे छत उसके ऊपर गिर रही है। रुद्र ने अभी भी पत्थर की तरह खड़े होकर कोई जवाब नहीं दिया था। उसकी नज़रें सिर्फ तारा के उस बीमार और डरे हुए चेहरे पर टिकी थीं। तारा की आवाज़ एक कमज़ोर फुसफुसाहट बनकर निकली, रुद्र जी। और इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, तारा की आंखें ऊपर की ओर खींच गईं और उसका शरीर ढीला पड़ गया। वह सोफे से नीचे गिरने ही वाली थी कि रुद्र ने बिजली की फुर्ती से उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। तारा का तपता हुआ बदन रुद्र के हाथों को जला रहा था। इस वक्त रुद्र के चेहरे में हड़बड़ाहट दिख रही थी। न जाने उसे इस वक्त क्यों घबराहट महसूस हो रही थी। तारा को इस तरह से बेहोश होते हुए देखकर रुद्रा घबरा चुका था। रुद्र दहाड़ते हुए, सिद्धार्थ, डॉक्टर को बुलाओ अभी। रुद्र का गुस्सा और उसकी तड़प उस वक्त पूरे मेंशन में गूंज उठी। उसने तारा को ब्राइडल स्टाइल में अपनी गोद में उठाया और बिना किसी को जवाब दिए सीढ़ियों की तरफ तेजी से भागने लगा। पीछे रह गया तो बस एक सन्नाटा और बिखरे हुए राज। दिलफायर, कमरे का मंजर, कांटों भरी सेज। रुद्र की बाहों में तारा का वजूद किसी जलती हुई लकड़ी की तरह तप रहा था। वह उसे लगभग भागते हुए अपने कमरे में ले आया। कमरा, जो कभी रुद्र की तन्हाई का गवाह था, आज मोगरे और गुलाब की खुशबुओं से महक रहा था। फूलों से सजी वह सेज, जो एक नई शुरुआत का प्रतीक होनी चाहिए थी, आज तारा की बीमारी और दर्द की गवाह बन गई थी। रुद्र ने बेहद सावधानी से तारा को उन फूलों के बीच लिटाया। मोगरे की सफ़ेद पंखुड़ियां उसके लाल तपते चेहरे के साथ एक दर्दनाक विरोधाभास पैदा कर रही थीं। सिद्धार्थ पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर सवालों का सैलाब था। सिद्धार्थ हैरानी और गुस्से में, रुद्र, ये सब क्या है? ये लड़की तारा, ये यहाँ अनुष्का की जगह कैसे? और इसकी यह हालत कैसे हुई? रुद्र ने मुड़कर सिद्धार्थ को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन और डार्कनेस थी। रुद्र दहाड़ते हुए, अनुष्का मंडप छोड़कर भाग गई। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। खानदान की इज्जत और माँ की खुशी के लिए मुझे यह फैसला लेना पड़ा। अभी बस इतना ही काफ़ी है। तभी बेड पर लेटी तारा के शरीर में एक थरथराहट हुई। उसके हाथ पैर ऐंठने लगे और वह बेहोशी में ही तड़पने लगी। उसे पैनिक अटैक आ रहा था। रुद्र घबरा कर चिल्लाया, सिद्धार्थ, कहाँ है डॉक्टर? वह अब तक आई क्यों नहीं? सिद्धार्थ शांत कराते हुए, शांत हो जाओ रुद्र, रात के 2 बज रहे हैं, डॉक्टर को आने में वक्त लगेगा। हटो, मुझे चेक करने दो। खामोश सवालात, एक मासूम चेहरा। तभी कमरे में उमा माँ, कमला माँ और जोया भी आ पहुँचे। तारा को इस हाल में देखकर उमा माँ के मुंह पर हाथ आ गया। उमा माँ कांपती आवाज़ में, हे भगवान, इस बच्ची को क्या हुआ? इसका बदन तो आग की तरह तप रहा है। सिद्धार्थ, देख बेटा, यह ऐसे छटपटा क्यों रही है? कमला माँ की आंखों में गहरा दुख था। हालांकि उनके लिए तारा एक अजनबी थी, लेकिन उसकी मासूमियत और उसकी हालत किसी का भी दिल पिघला सकती थी। तारा इस वक्त एक छोटे से बेसहारा बच्चे जैसी लग रही थी, जो किसी भयानक डरावने सपने से जूझ रहा हो। सिद्धार्थ ने फौरन तारा की नब्ज जांची। उसकी धड़कनें किसी भागते हुए घोड़े की तरह तेज थीं। सिद्धार्थ, रुद्र, इसे बहुत तेज बुखार है और शायद ये कोई बहुत बुरा सपना देख रही है। स्ट्रेस तनाव की वजह से इसे पैनिक अटैक आया है। मुझे इसे फौरन डायाज़ेपम इंजेक्शन देना होगा। रुद्र बिना एक पल गंवाए अपनी अलमारी की तरफ भागा क्योंकि उसके पास दवाई का स्टॉक रखा हुआ होता था, क्योंकि उसे भी कभी कभी स्ट्रेस वगैरह हो जाता था और उसे इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती थी। तभी वह इंजेक्शन लाकर सिद्धार्थ को थमा दिया। सिद्धार्थ, रुद्र, इसे कसकर पकड़ो, ये बहुत तड़प रही है, सुई टूट सकती है। रुद्र ने आगे बढ़कर तारा के कंधों को अपनी फौलादी बाहों में जकड़ लिया और उसका सिर अपने चौड़े सीने से लगा लिया। जैसे ही रुद्र के शरीर का स्पर्श उसे मिला, तारा की तड़प थोड़ी कम हुई, जैसे उसे कोई सहारा मिल गया हो। सिद्धार्थ ने फुर्ती से इंजेक्शन लगा दिया। रहस्यमयी निशान और रेशमी लिबास। इंजेक्शन देने के बाद सिद्धार्थ ने गौर किया कि तारा की गर्दन और बाहों पर लाल निशान उभर रहे थे। सिद्धार्थ, रुद्र, मुझे लगता है इसके कपड़े बदलने होंगे। इसके शरीर पर ये लाल निशान किसी एलर्जी या रिएक्शन के लग रहे हैं। गहनों की वजह से शायद इसे और तकलीफ हो रही है। कमला माँ, उमा, जोया,
जरा इस बच्ची के कपड़े बदल दो, इसे आराम की जरूरत है। रुद्र ने भारी मन से तारा को खुद से अलग किया और बिस्तर पर लिटा दिया। सारे मर्द कमरे से बाहर चले गए। जोया ने अनुष्का के लिए रखे गए नए कपड़ों में से एक ब्रांडेड सिल्क नाइट ड्रेस निकाली। जब जोया और उमा तारा के भारी लहंगे को उतारकर उसे वह रेशमी लिबास पहना रही थी, तब वे दोनों आपस में धीरे धीरे बात करने लगीं। जोया, माँ, ये लड़की तो बहुत छोटी लग रही है। मुश्किल से 18-19 साल की होगी। भाई ने आखिर इससे शादी क्यों की? और यह है कौन? उमा, पता नहीं जोया। रुद्र कभी बिना सोचे समझे कदम नहीं उठाता, पर इस बच्ची की हालत देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। जो भी हो, अब यह इस घर की बहू है। सन्नाटे में छिपी आंधी। जैसे ही कपड़े बदलने का काम पूरा हुआ, कमरे का दरवाज़ा खुला और रुद्र अपने भाइयों के साथ अंदर आया। घड़ी में रात के 3 बज रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े की तरह लग रही थी। रुद्र खामोशी तोड़ते हुए, कमला माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप जाकर आराम कीजिए, यहाँ हम सब हैं। काफ़ी जिद के बाद जय ने कमला माँ को उनके कमरे तक छोड़ा। अब कमरे में सिर्फ रुद्र, सिद्धार्थ, वीर और उमा माँ बची थीं। उमा माँ ने रुद्र की आंखों में आंखें डालकर पूछा, उमा माँ, अब बताओ रुद्र, कौन है ये लड़की और तुमने इसे इस आग में क्यों झोंका? रुद्र के चेहरे पर पत्थर जैसी सख्ती थी। उसने अपनी मुठ्ठियां इतनी जोर से भींच रखी थीं कि उसके नाखूनों के निशान उसकी हथेली पर उभर आए थे। कमरे की मध्यम रोशनी में उसकी आंखों में छिपा राज अब और भी गहरा लगने लगा था। क्या रुद्र सच बताएगा, या फिर तारा के जागते ही शुरू होगा एक नया तूफान? वन दिल फायर। कमरे में तनाव इतना गहरा था कि किसी की भी सांस लेने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। उमा ने आगे बढ़कर रुद्र का दायां हाथ अपने सिर पर रखा। उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर एक अटल जिद। उमा कांपती हुई आवाज में, रुद्र, मैं जानती हूं कि तू अपनी माँ और इस परिवार की खुशी के लिए अपनी जान भी दे सकता है, और मुझे इसी बात का डर है कि तू हमारे लिए किसी की जिंदगी बर्बाद करने में भी नहीं सोचेगा। इसीलिए आज तू मेरी कसम खाकर कहेगा कि सच क्या है। यह शादी कैसे हुई? अनुष्का कहाँ है? और इस बच्ची की ऐसी हालत क्यों है? और तूने इससे शादी क्यों की? तुझे मेरी कसम है रुद्र, तुझे सब सच बताना होगा। रुद्र पत्थर की मूरत बना खड़ा था। उसकी एक हथेली माँ के सिर पर थी और दूसरी हाथ की मुट्ठी इतनी जोर से खींची हुई थी कि उसके हाथों की नीली नसें उभर आई थीं। उसका चेहरा गुस्से से लाल था, पर माँ की कसम के आगे वह बेबस था। वह अपनी माँ से कभी भी झूठ नहीं कहता था। उसने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, माँ, अनुष्का मंडप छोड़कर भाग गई। मैंने उसे ढूंढने के लिए पूरे मुंबई में अपने आदमी लगा दिए थे, पर उसका कहीं पता नहीं चला। आज अगर यह शादी नहीं होती तो हमारी कंपनी को करोड़ों का नुकसान होता और खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। रुद्र ने आगे बताया, ये तारा है। यह एक अनाथ लड़की है। मुझे ये शिवगढ़ हाईवे के पास जंगल में मिली थी। अनुष्का का भाई समीर इस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मैंने इसे बचाया और इससे शादी के लिए पूछा। ये लड़की मेरे साथ शादी के लिए मान चुकी थी, इसीलिए मैंने अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए इससे शादी कर ली। रुद्र ने बड़ी चालाकी से वह हिस्सा छिपा लिया कि वह उसे किडनैप करके अपने डार्क मैंशन में लाया था, साथ ही यह भी कि यह तारा से पहले भी मिल चुका है। वह उमा बस यही दिखाना चाहता था कि वह इस लड़की से आज ही मिला है, और साथ ही वह इसे इसलिए शादी किया है कि वह अपने खानदान की इज्जत और अपने बिजनेस को बचा सके। पर यह बात सच थी कि रुद्र ने तारा से सिर्फ इसीलिए शादी की थी कि वह अपने खानदान की इज्जत और बिजनेस को बचा सके। उसे पता था कि अगर उसकी माँ को जरा भी भनक लगी कि उनका बेटा एक माफिया है, तो वह ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। तारा, तकदीर की पसंद। उमा ने बेड पर बेसुध लेटी तारा की ओर देखा। उनके दिल में सुकून था कि रुद्र ने इस लड़की के साथ जबरदस्ती शादी नहीं की। वह फूलों के बीच एक मासूम कली की तरह लग रही थी। उसके गालों पर पड़े उंगलियों के नीले निशान उसकी आपबीती बयां कर रहे थे। उमा रुद्र के गालों को सहलाते हुए, बेटा, ये लड़की तुझे शादी के जोड़े में जंगल में मिली। न जाने इस मासूम पर क्या क्या कहर टूटा होगा। रुद्र, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं था कि मेहंदी के दिन अनुष्का की जगह तेरे हाथ में टी तारा अक्षर बना, और आज अनुष्का के भागने के बाद ये बच्ची तेरी जिंदगी में आई। माँ की आवाज़ में एक रूहानी सुकून था। उन्होंने आगे कहा, रुद्र, अब अनुष्का को भूल जा। जो हमारी इज्जत उछाल कर चली गई वह तेरी किस्मत में थी ही नहीं। भगवान ने तारा को तेरे पास भेजा है। याद रखना बेटा, पति सिर्फ वह नहीं होता जो हक जताए। तुझे इसके लिए माँ जैसा प्यार, दोस्त जैसा साथ और बाप जैसा साया बनना होगा। अब ये तेरी पत्नी है और इसे संभालना तेरी जिम्मेदारी है। रुद्र खामोश रहा, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी कश्मकश थी। उमा ने जोया, जय और वीर को आराम करने के लिए बाहर भेज दिया। आधी रात का सन्नाटा और अनकहे डर। सबके जाने के बाद कमरे में सिर्फ रुद्र, सिद्धार्थ और बेहोश तारा रह गए थे। सिद्धार्थ को अभी रुकना था क्योंकि तारा को 1 घंटे बाद दूसरा इंजेक्शन देना था, और उसने ब्लड टेस्ट के लिए डॉक्टर को भी बुलाया था। उसे तारा की बिगड़ती हालत में कुछ और ही अंदेशा हो रहा था।
सिद्धार्थ, रुद्र, तू जाकर फ्रेश हो जा, मैं यहीं बैठा हूँ, डॉक्टर बस आती ही होगी। रुद्र का सिर दर्द से फटा जा रहा था। वह चुपचाप अपनी अलमारी से एक टी शर्ट और स्वेटी पैंट लेकर बाथरूम में चला गया। वह ठंडे शावर के नीचे खड़ा होकर उन सारे सवालों से पीछा छुड़ाना चाहता था जो उसके दिमाग में गूंज रहे थे, किडनैपिंग से लेकर शादी तक का सफ़र। तभी सिद्धार्थ के फ़ोन की घंटी बजी। डॉक्टर नीचे पहुंच चुकी थी। सिद्धार्थ तारा को एक नज़र देखकर कमरे से बाहर निकला ताकि डॉक्टर को ऊपर ला सके। अब उस आलीशान कमरे में हज़ारों महकते फूलों के बीच तारा अकेली थी। वह सिल्क की गुलाबी नाइट ड्रेस में बहुत प्यारी पर बेहद कमज़ोर लग रही थी। इंजेक्शन के असर से उसकी तड़प तो कम हो गई थी, पर उसका शरीर अभी भी तेज़ बुखार से तप रहा था। वह फूलों की वह सेज जिसे मिलन की रात का गवाह होना था, आज एक दर्द और बेबी का कमरा बन गई थी। तभी बाथरूम से शावर बंद होने की आवाज़ आई और कमरा फिर से उसी भारी सन्नाटे में डूब गया जो किसी आने वाले बड़े तूफान का संकेत था। आई एम रियली सॉरी एवरीवन। मैं जानती हूँ कि आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने एआई वॉइस में वापस वीडियो क्यों अपलोड की है। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। मैं सही बात आपको बताती हूँ कि मैंने 100 टाइम से भी ज़्यादा बार रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, पर जैसे एक वॉइस आर्टिस्ट पूरी कहानी या पूरी स्टोरी को पढ़ते हैं, वैसे मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। मुझे बार-बार रुकना पड़ रहा है, मैं बार-बार लड़खड़ा रही हूँ बोलने में, इसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। इस वजह से मैंने शॉर्ट स्टोरी भी इसी वजह से लिखा है, क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग ही करने में इतना टाइम जा रहा है कि मैं लिख ही नहीं पा रही हूँ। इसीलिए प्लीज़ थोड़ा बहुत सपोर्ट करिएगा। पता है कि सब कोई बहुत गुस्से में होंगे, प्लस सब कोई बहुत कुछ बुरा भी बोलते हैं मुझे, बट मैं कैसे मैनेज करूँ हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा चैनल खुद डिलीट होते-होते बचा है, प्लस मेरी दोस्त जिसका मैंने वीडियो भेजा था वो मेरी फ्रेंड है, उनका पहला चैनल भी डिलीट हो चुका है। वहाँ वीडियो नहीं अपलोड हो पा रही है, वो चैनल डिलीट नहीं हुआ है बट वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे हैं वहाँ पे, यूट्यूब बैन लगा दिया है वहाँ वीडियो अपलोड करने के लिए। इसीलिए उन्होंने अपना न्यू चैनल अप बनाया है। आपको मेरे वॉइस से समझ ही आ रहा होगा कि मैं कितना लड़खड़ा रही हूँ बोलने में, यहाँ तक कि मैं इतना इंट्रोवर्ट हूँ कि मैं कॉल पे किसी से जल्दी बात भी नहीं करती हूँ। इसीलिए थोड़ा बहुत प्लीज़ सपोर्ट कर लीजिएगा। ये यूट्यूब का नया फीचर हमारे सिर का दर्द बन चुका है। अगली बार से पक्का लॉन्ग वीडियो लिखूँगी, प्लस रिकॉर्डिंग में तो प्रॉब्लम आता ही जा रहा है, नहीं पता क्यों हमको पता है कि हम अच्छे वॉइस आर्टिस्ट नहीं हैं, और कैसे होते पहले हम लोग ट्राई नहीं किया है, जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक अच्छा से आएगा कहाँ से हम लोगों को। इसीलिए प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। जो प्रॉब्लम या जो स्टोरी के बारे में आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उसके बारे में बताइए, या स्टोरी में मुझे कुछ सजेस्ट करिए। आपके लिए मैं सब कुछ करूँगी। और प्लीज़ मुझे ये बात ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मेरी वॉइस में स्टोरी सुनने के लिए तैयार हैं?